50,000। अगर मानता है तो बोल, पैसा तेरे को पहले मिलेगा। काम में जान का जोखिम है और भागने का कोई चांस नहीं। अगर तुझे पुलिस पकड़ लेगी तो उम्र कैद होगी या फिर पुलिस सीधे गोली भी मार सकती है। ये वो दौर था जब 1 रुपए की कीमत भी हुआ करती थी। चवन्नी और अठन्नी अपनी कीमत पर इतराकर मार्केट में दौड़ लगाती थी। लेकिन एक आम इंसान उस दौर में भी महंगाई से परेशान रहा करता था। कभी कभी तो उस व्यक्ति को चवन्नी की कमी भी रुला देती थी। ऐसे में अगर किसी को सीधे सीधे 50,000 का ऑफर मिल जाए तो उसके लिए सोचने समझने की गुंजाइश बहुत कम बच जाती है। लेकिन फिर भी वो सोच रहा था, क्योंकि वो कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, बल्कि ऑटो चलाकर अपना घर और परिवार पालने वाला व्यक्ति था। फिर उसके सामने उस व्यक्ति का नाम लिया गया जिसकी उसे सुपारी दी जानी थी। नाम सुनकर उसने तत्काल हाँ कह दिया, क्योंकि जो नाम उसके सामने लिया गया था उस नाम से उसे खासी खुन्नस भी थी। क्योंकि वो ऑटो चलाकर एक एक पैसा जमा करता था और कुछ गुंडे इस नाम की आड़ में उससे हर हफ्ते 10 रुपए छीन कर ले जाते थे। बात केवल 10 रुपए तक सीमित होती तो शायद वो सह लेता, लेकिन अब गुंडे उसके घर तक पहुंचने लगे और उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगे। ये सोचकर उसका खून खौल उठता था। उसने फौरन हाँ कह दी और 50,000 रुपए अपने घर वालों को पहुंचा दिए। अब वो तैयारी करने लगा था उस काम की जिसके लिए उसने पैसे लिए थे। आखिर कौन था वो व्यक्ति और उसकी अपने शिकार से क्या दुश्मनी थी? अंडरवर्ल्ड के रक्त रंजित इतिहास में अब कौन सा नया अध्याय जुड़ने वाला था, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। राजन महादेव नायर को बड़ा राजन के नाम से भी जाना जाता था। दक्षिण भारत के मलयालम कल्चर को बिलोंग करने वाला राजन महादेव नायर साल 1952 में त्रिशूर में पैदा हुआ। बचपन में पारिवारिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए इसका थोड़ा बहुत झुकाव अपराध की तरफ भी था। मुंबई में विक्रोली के इलाके में छोटा राजन पूर्व सदाशिव निकलचे के साथ मिलकर ये टिकट ब्लैक करने का काम करता था। 1970 से 1985 के बीच में बड़ा राजन ने अपना खुद का एक गैंग बनाया। छोटा राजन उस गैंग का नंबर 2 था। छोटा राजन बड़े राजन के बीच की दोस्ती काफी गहरी थी। इस दोस्ती को छोटा राजन ने बड़े राजन की मौत के बाद भी निभाया। बड़ा राजन अक्सर जमीन संबंधी विवादों को निपटाने का काम करता था और बड़ी और मशहूर हस्तियों को सुरक्षा देता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब माटुंगा के इलाके में वरदा राजन मुरलियार की आपराधिक सत्ता चली गई तो उसके बाद उस विरासत को बड़ा राजन ने ही संभाला और इसमें उसका साथ छोटा राजन ने दिया। उस दौर में वरदा राजन मुदलियार तस्करी का धंधा करता था। उसके चले जाने के बाद उसके धंधे पर करीम लाला और हासी मस्तान जैसे अंडरवर्ल्ड की डॉन की नजर पड़ गई। लेकिन बड़ा राजन ने उस धंधे को अपने कब्जे में ले लिया और पठान और मस्तान गैंग को इस इलाके में आने ही नहीं दिया। आगे चलकर बड़ा राजन ने चैम्बूर से लेकर घाटकोपर के इलाके पर अपना प्रभाव बना लिया। साल 1976 में बड़े राजन के मन में समाज सेवा का भाव पैदा हुआ। उसने तिलक नगर में सहयाद्री क्रीड़ा संघ की स्थापना की। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए बड़ा राजन ने दाऊद इब्राहिम के साथ भी संबंध स्थापित किए। इस बीच जब दाऊद के भाई साबिर कासकर की मौत हुई तो दाऊद इब्राहिम अपने भाई का बदला लेने के लिए बेचैन हो उठा। साबिर के हत्यारों में आमिर ज़ादा नवाब खान का नाम भी शामिल था और इसे मारने के लिए बड़ा राजन ने सुपारी ली थी। टिकट ब्लैक करने के अपराध में यशवंत भाऊ जाधव बड़ा राजन का कॉम्पिटिटर बनकर उभर रहा था। उस समय का गैंगस्टर फिलिप पांड्रे यशवंत भाऊ का दोस्त हुआ करता था, जिसने एक ही बार में लोकल ट्रेन में राजन को चाकू मारा था। इसके कुछ समय के बाद बड़ा राजन की गैंग में फूट पड़ गई। उसकी गैंग के कुछ लोग इकट्ठा हुए, जिनमें डोमिनिक, बड़ा थम्बी, अशोक कुंटे, पार्लिया कमलारकर, संजीव भोंसले और यदा बाला यशवंत भाऊ से जाकर मिल गए। ये पहले बड़ा राजन के साथ ही काम करते थे। इस बात से बड़ा राजन को काफी गुस्सा आया और वो डोमिनिक को सबक सिखाने के लिए ओडियन सिनेमा हॉल में पहुंच गया। यहाँ पर भोगीलाल नाम के एक आदमी ने डोमिनिक को छुपाने की कोशिश की और इस बात का जब पता बड़ा राजन को चला तो उसने भोगीलाल की जबरदस्त कुटाई कर दी। इस मारपीट में मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रामचंद्र खरे और गोरखनाथ सकपाल को भी चोट आई। इसके बाद इन दोनों गैंग में फाइट होने लगी और इस गैंग वॉर में 7 लोग मारे गए। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो बड़ा राजन ने इस बात की शिकायत वरदा राजन मुदलियार से कर दी और जब वो बीच में आया तो यशवंत डर के मारे पीछे हट गया। दोस्तों, राजन नायर की ये कहानी भी आगे जारी रहेगी, लेकिन अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। लेकिन बड़ा राजन को सबक सिखाने का उसने अपने इरादा नहीं छोड़ा और यहीं से इस कहानी में अब्दुल कुंजू की एंट्री होती है।
बड़ा राजन के लिए एक विलेन के रूप में। कुछ समय पहले चेंबूर के इलाके में एक लड़की टाइपिस्ट का काम किया करती थी। अब्दुल कुंजू के आदमी उस लड़की को परेशान कर रहे थे। ये बात जब बड़ा राजन को पता चली तो उसने उन आदमियों की तरीके से पिटाई कर दी। यहाँ से अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन की दुश्मनी हो गई। दरअसल बड़ा राजन की जिंदगी में अब्दुल कुंजू ने जो घाव दिया वो कभी भर नहीं पाया। बड़ा राजन को लेकर एक बात ये भी सामने आती है कि एक वक्त था जब बड़ा राजन दर्जी का काम करता था। उस समय उसकी एक गर्लफ्रेंड होती थी। बड़ा राजन की कमाई काफी कम थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफी डिमांडिंग थी। उसने बड़ा राजन के सामने एक महंगे टाइपराइटर की डिमांड रखी। अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड को पूरा करने के लिए बड़ा राजन ने महंगे टाइपराइटर की चोरी की। इसके पहले भी वो अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन पकड़ा नहीं जाता था। लेकिन इस बार वो पकड़ा गया और चोरी के जोर में 3 साल के लिए जेल चला गया। जब जेल से निकलकर सामने आया तो उसने छोटा मोटा गैंग बनाया और उस गैंग का नाम गोल्डन गैंग रखा। 1970 के बाद गोल्डन गैंग का नाम पड़ा राजन गैंग। बड़ा राजन ने अपना धंधा मुंबई के चेंबूर से शुरू किया, जिसमें वो पैसे लेकर लोगों को जमीन पर कब्जा दिलाया करता था, जबरन वसूली करता था, तस्करी के साथ साथ फिल्मों के टिकट को ब्लैक करता था और ये सारे काम वो अपने लोगों के साथ मिलकर करता था। साल 1979 में बड़ा राजन की गैंग में राजेंद्र सदाशिव निखलजे की एंट्री हुई, जिसे आगे चलकर छोटा राजन के नाम से जाना गया। वो विक्रोली इलाके में टिकट ब्लैक करने का काम करता था। इसी साल मुंबई ने आपातकाल हटाने के बाद उन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया जो गैर कानूनी धंधा करते थे और पुलिस की इसी कार्रवाई के दौरान टिकट ब्लैक करने वालों पर भी डंडे बरसे। एक दिन सिनेमा हॉल के बाहर जब पुलिस टिकट ब्लैक करने वालों को पकड़ रही थी तो बदमाश पुलिस से भिड़ गए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राजेंद्र सदाशिव निखलजे को पुलिस की लाठी पसंद नहीं आई और उसने एक पुलिस वाले से उसी की लाठी से उसकी तरीके से पिटाई कर दी। उसने उस पुलिस वाले को कुछ इस तरीके से पीटा कि वो तमाशा बन गया। आगे चलकर राजेंद्र निखलजे को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन आगे जाकर वो छूट गया। लेकिन उसका नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फैल गया और वो बड़ा राजन के कहने पर दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करने लगा। आगे चलकर बड़ा राजन ने ही अपनी गैंग की कमान राजेंद्र निखलजे को दी और उसने ही उसे छोटा राजन का नाम दिया। इसके बाद इन दोनों ने पूरी मुंबई पर अपने आपराधिक कारनामों का सिक्का चलाना शुरू किया। नशीले पदार्थों और सोने की तस्करी से उन्होंने काफी पैसा कमाया। वहीं बड़ा राजन के इशारे पर बिल्डरों से फिरौती वसूलने, जमीन के विवाद में पैसा बनाने के अलावा दूसरे भी काम करके ये लोग पैसे कमाते थे। 1980 के अंतिम समय में बड़ा राजन ने अब्दुल कुंजू नाम के एक अपराधी को अपनी गैंग में जगह दी, लेकिन इस अब्दुल कुंजू ने अपने बॉस की प्रेमिका से ईलू ईलू का खेल शुरू किया और आगे चलकर वो अपने बॉस की प्रेमिका को लेकर भाग गया और उससे शादी कर ली। इसके बाद दोनों के बीच जानलेवा दुश्मनी शुरू हो गई। बड़ा राजन ने अब्दुल कुंजू को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम से दोस्ती निभाने के फेर में बड़ा राजन ने पठान गैंग से दुश्मनी मोल ली थी। उसने साबिर कास्कर के मौत में शामिल रहे आमिरजादा नवाब खान को मौत की घाट उतार दिया और यही वजह थी कि पठान गैंग हर कीमत पर बड़ा राजन को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। लेकिन इस मामले में वो लोग खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक आउटसाइडर को तलाशना शुरू किया और उनकी तलाश पूरी हुई अब्दुल कुंजू के ऊपर। अब्दुल कुंजू पहले से ही बड़ा राजन के साथ दुश्मनी रखता था और अब उससे अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए पैसे भी मिल रहे थे, इसलिए उसने इस काम के लिए हाँ कह दिया। लेकिन काम काफी खतरनाक था, क्योंकि उस समय बड़ा राजन पुलिस की कस्टडी में था, जेल से पेशी पर आया जाया करता था और ऐसी कंडीशन में पुलिस की मौजूदगी में ही उसे मारने का प्लान बनाना था। अब्दुल कुंजू को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके इस काम को अपनी जान पर खेलकर अंजाम दे सके। अब्दुल कुंजू से आलमजेब के आदमियों ने संपर्क किया और उसे नाना चौक पर आकर मिलने के लिए कहा। लेकिन काम काफी खतरनाक था, क्योंकि उस समय बड़ा राजन पुलिस की कस्टडी में था, जेल से पेशी पर आया जाया करता था और ऐसी कंडीशन में पुलिस की मौजूदगी में ही उसे मारने का प्लान बनाना था। अब्दुल कुंजू को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके इस काम को अपनी जान पर खेलकर अंजाम दे सके। अब्दुल कुंजू से आलमजेब के आदमियों ने संपर्क किया और उसे नाना चौक पर आकर मिलने के लिए कहा। अब्दुल कुंजू जब मिलने के लिए पहुंचा तो उसे ये पता चला कि उसे राजन नायर को मारने के लिए पैसे मिलने वाले हैं, तो उसे लगा कि उसकी मन की मुराद पूरी हो रही है। अब्दुल कुंजू जानता था कि पठान गैंग के आमिरजादा नवाब खान को कोर्ट रूम में मारा गया था, इसीलिए उसने आलमजेब से कहा कि हम राजा नायर को भी कोर्ट रूम में ही मारेंगे और ठीक वैसे ही मारेंगे जैसे कि उसने आपके भाई को मारा था। साथ ही अब्दुल कुंजू ने यह भी कहा कि इसी काम के लिए किसी प्रोफेशनल किलर को हायर करने का मतलब है उसकी जान को जोखिम में डालना।
क्योंकि जो भी इस काम को करेगा उसका पकड़ा जाना या फिर पुलिस की गोली से मारा जाना बिल्कुल तय है। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से अलग हो, लेकिन जरूरतमंद और परेशान। फाइनली अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन को मारने की सुपारी ले ही ली। बड़ा राजन को पुलिस कस्टडी में जान से मारने के लिए एक दिलेर नौजवान की जरूरत थी और अब्दुल कुंजू ने घाटकोपर इलाके लिए चंद्रशेखर सफालिका को चुना। चंद्रशेखर सफालिका मुंबई में ऑटो चलाता था। घाटकोपर इलाके में बड़ा राजन की दादागिरी चलती थी और बड़ा राजन की गैंग के लोग इस ऑटो ड्राइवर से हर महीने 10 रुपए हफ्ता वसूली के तौर पर लेते थे। इससे तो वो परेशान था ही, लेकिन इसके अलावा ये बात भी उसे परेशान कर रही थी कि बड़ा राजन की गैंग का एक आदमी उसकी छोटी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वो अक्सर उसकी बहन के साथ गंदी हरकतें करता था। अब्दुल कुंजू ने चंद्रशेखर सफालिका के सामने इस काम को करने के बदले 50,000 का ऑफर रखा। 50,000 उस ऑटो ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसे से वो अपने लिए कम से कम 2 या 3 ऑटो खरीद सकता था। अपने परिवार का लंबे समय तक खर्चा चला सकता था। वो जानता था कि इस काम के बाद या तो वो मारा जाएगा या फिर वो पकड़ा जाएगा। दोनों ही कंडीशन में ये पैसा उसके परिवार के काम आएगा और इसके साथ ही राजन नायर जैसा उसका दुश्मन भी उसी के हाथों मारा जाएगा। उसे राजन नायर से बदला लेने का मौका भी मिल रहा था, तो उसने इस काम को करने के लिए हाँ कह दिया। अब बारी थी पूरी प्लानिंग की। अब इस काम को किस तरीके से करना है, इस बात की प्लानिंग पर काम होने लगा। आपको बता दें कि आमिरजादा की मौत के ठीक 24 दिन बाद राजन नायर को ठिकाने लगाने की डेट डिसाइड हो गई। 30 सितंबर 1983 को राजन नायर की मुंबई की एक कोर्ट में पेशी थी। पुलिस उसे पेशी के लिए ले जाने वाली थी। ये पेशी एक्सप्लेनेट कोर्ट में थी। मुंबई के आजाद मैदान प्रेमिसेस में मौजूद ये कोर्ट उस दिन काफी गहमा गहमी से भरा था। पिछली बार पुलिस सिक्योरिटी से भरी हुई कोर्ट में ही अपराधियों ने आमिरजादा को गोलियों से भून दिया था, तो पुलिस इस बात को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी पर विशेष फोकस कर रही थी। हर आने जाने वाले की चेकिंग चल रही थी। वो अपनी तरफ से किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार कोर्ट परिसर में जो घटना घटी उसकी वजह से पुलिस की काफी किरकिरी हो चुकी थी। सिक्योरिटी स्टेप को ध्यान में रखकर ही पुलिस ने राजन नायर को कोर्ट में पेश किए जाने की बात को कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस के रोज नामचे वाले रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया, ताकि किसी को पता नहीं चले कि राजन नायर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि जज को मालूम था कि राजन नायर को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। जब राजन नायर को कोर्ट परिसर में लाया गया तो उसने वहां के माहौल को समझने की कोशिश की। हर कोई टेंशन में लग रहा था। कोई भी वकील उसके करीब नहीं आना चाहता था। पुलिस वाले इतने अलर्ट थे कि उनके हाथ अपनी वर्दी के हॉल स्टोर में जमे हुए थे, ताकि किसी भी समय वो उसमें से बंदूक निकालकर वो सिचुएशन का सामना कर सके। राजन नायर खुद भी अपने आप को टूटा हुआ और बेबस महसूस कर रहा था। आमतौर पर वो एक डेयरिंग बाज इंसान था और किसी भी सिचुएशन में डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था, लेकिन यहाँ प्रॉपर पुलिस सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई उसका गेम ना बजा दे। हालांकि बड़ा राजन की पेशी हो गई, पर कोई भी घटना नहीं घटी। अब तो पुलिस उसे लेकर वापस जाने की तैयारी कर रही थी। कोर्ट रूम से निकलकर पुलिस कोर्ट के बाहर जाने वाले गेट की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस की गाड़ी भी अपनी जगह पूरी तरह से तैयार थी, जो राजन नायर को दोबारा जेल में ले जाकर छोड़ देती। सब कुछ सामान्य था। वहां कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। ज्यादातर पुलिस वाले और वकील मौजूद थे। पुलिस वालों की वर्दी के अलावा वहां पर एक और वर्दीधारी था जो नेवी की ड्रेस पहने हुआ था। उसकी नेम प्लेट पर लिखा हुआ था SS बिलाई। लेकिन आपको बता दें कि असल में यही उस दिन राजन नायर के लिए यमदूत बनकर आया। वो कोई और नहीं था बल्कि वही ऑटो ड्राइवर चंद्रशेखर सफालिका था, जो राजा नायर को मारने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। इसके साथ ही वो अपने भीतर बंदूक निकालकर राजन नायर के ऊपर फायर करने का हौसला भी तैयार कर रहा था। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट होने वाला था, जहां एक आम इंसान मुंबई के जाने माने डॉन को मौत के घाट उतारने वाला था। इस रियल लाइफ सीन को राहुल रावेल ने अपनी फिल्म अर्जुन में जैसे का तैसा ही फिल्माया। आपको बता दें कि इस फिल्म में लीड रोल सनी देओल ने प्ले किया था। तभी चंद्रशेखर सफालिका ने देखा कि पुलिस से घिरा हुआ राजन नायर आ रहा है। वहां मौजूद वकील भी उसे देख रहे हैं। नेवी की ड्रेस पहने चंद्रशेखर भीड़ के बीच से काफी तेजी से आगे निकला, तो पुलिस वालों को लगा कि ये नेवी ऑफिसर उन्हें कोई मैसेज देने के लिए आया है। लेकिन जब उसने अपनी बंदूक निकाली तब हर कोई हैरान रह गया, पर तब तक किसी के पास रिएक्ट करने के लिए कोई समय नहीं था। राजा नायर भी हैरानी से उस ऑफिसर को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये नेवी ऑफिसर उसे क्यों मारना चाहता है।
उस ऑफिसर ने अपनी बंदूक से 4 गोलियां चलाई और काफी नजदीक से राजन नायर को ठोक दिया। राजन नायर के माथे, छाती, गर्दन और चेहरे पर लगी चारों गोलियां उसके बदन से खून बहा ले गई। राजा नायर की स्पॉट पर ही मौत हो गई। हर कोई फ्रीज हो गया, लेकिन चंद्रशेखर को यह समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। उसने अपनी बंदूक एक तरफ गिरा दी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। आगे चलकर छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम की मदद से अब्दुल गुंजू को मार गिराया और अपने उस्ताद की मौत का बदला लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।